फीमेल क्या होता है, एक बार में बहुत सारी चीज़ें एक एक साथ साथ सोच लेती है। तो जब आदमी के लिए बोला जाता है ना कि आदमी एक पंचिंग बैग है, तो मतलब औरत के लिए तो ये समझना चाहिए कि वो स्पोक्स ऑफ अ व्हील की सेंट्रल धुरी है जिसके ऊपर पूरी व्हील चल रही चल है। रही है। बट अगर लाइफ में कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, माय समथिंग दैट हर्ट हर, वो उसके मेमोरी स्टैक्स में इम्प्रिंट हो चुके हैं। फ्यूचर बॉयज़ को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप को भी एक नर्चर करना पड़ेगा सो दैट यू विल हैव मोर पॉजिटिव मेमोरी स्टैक्स देन द नेगेटिव मेमोरी स्टैक्स। और इस रिफ्ट को, इस वैली को जितनी जल्दी हो सके पाटने की कोशिश करें बाय टेकिंग द राइट हेल्प फ्रॉम काउंसलर्स एट द अर्ली स्टेज, इवन बिफोर थिंग्स आर गेटिंग रियली आउट ऑफ हैंड। देखो, एक औरत के अंदर एक और कैपेसिटी होती है, उसको सच और झूठ बहुत जल्दी दिख जाता है। इन दी एंड व्हाट इज लाइफ? You ought to have a beautiful, healthy, harmonious existence True. in this world. हेलो एंड वेलकम। रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड मेल एंड फीमेल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो रिश्ता एक माँ और बेटे का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है और लाइफ पार्टनर का हो सकता है। बट एज अ मेल शायद हमको कभी ये नहीं बताया गया हाउ टू डील विथ फीमेल्स, या वो कैसे सोचते हैं, क्या उनके इमोशनल नीड्स होते हैं। और यही आज हमारे इस पॉडकास्ट का पर्पस है, ताकि हम हमारे जो फीमेल पार्टनर्स हैं उनको हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ और रिश्तों को खूबसूरत बना पाएँ। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नीता कंवर। मैम इज़ अ गायनेक, अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, अ मदर, a friend. Thank you so much, ma'am, and welcome to the podcast. Hello. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे मैम, आपका ये जो 30 साल का सफ़र था, राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड टिल टुडे, ये कैसा रहा? नितिन, एज अ वुमन मेरा सफ़र बहुत ही अनयूजुअल रहा है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, एक फैमिली में एक लड़की को माँ बाप दोनों का मिलता है, तो सम्मिलित वो एक रिलेशनशिप के बारे में Right. लड़कियां करती हैं। तो इन माय फैमिली मदर फादर एंड मेरा एक एल्डर ब्रदर है। Okay. ठीक है, एंड आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज जस्ट 7। Oh. सो द थिंग इट हैपन कि 7 से 13 की जो मेरी एज थी, उसमें देयर वाज ओनली वन मेल हु डोमिनेटेड मी एंड दैट वाज माय नाना जी। And after those teenage years, it was always a female domination, and that was my mother. So for me, I always was in a female dominated environment, and I only knew the perspective of a woman. I never got to know the perspective of a man. क्योंकि मेरा ब्रदर जो था वो हमेशा बाहर रहा, हॉस्टल्स में पढ़ा, बाहर रहा। तो एक तरीके की जो देन हम कॉन्वेंट में पढ़े, फिर कॉन्वेंट के बाद ऑफ कोर्स मेडिकल कॉलेज में आए। सो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ मेल वाज व्हेन आई गॉट मैरिड। दैट इज़ एट द एज ऑफ 23। सो 23 में मुझे 2 मेल्स अपनी लाइफ में मिले, एंड दैट वाज वन वाज माय फादर इन लॉ एंड वन वाज माय हस्बैंड। And both these males were actually very different males. They were very gentle males. So my experience with these males was very beautiful because they made me fly. उन्होंने मुझे उड़ना सिखाया, और उस उड़ान में मैं बस उड़ती चली गई, एंड माई फ्लाइट वेंट ऑन गोइंग, एंड वॉट एवर आई एम टुडे इज़ बिकॉज आई गॉट दैट सपोर्ट। अब नाउ माई फ्लाइट इज़ रियली वेरी हाई फ्रॉम अ सोशल एंगल, बट द इनिशियल जिसको टेक ऑफ करवाते हैं ना, वो तो मेल्स ने ही कराया था। So I think I'm, as a woman, I'm very thankful, and I have absolutely no complaints of being a woman. And I really love my personality, my persona, and never thought कि मुझे ये नहीं करने को मिला because मैं लड़का नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ। So True. That's amazing. So ma'am, जैसा मैंने आपको बताया स्टार्ट में, the purpose is, but as a male we are not taught कि एक फीमेल कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, करियर हैं, और आपने हर फील्ड में सक्सेस पाई है। तो सबसे पहले नॉट एज अ डॉक्टर बट एज अ वुमन, हम ये जानना चाहेंगे
फीमेल के इमोशनल नीड्स क्या क्या होते हैं और वो एक मेल से कैसे डिफरेंट है? सो नितिन, इसमें मैं थोड़ा सा ह्यूमन एनाटॉमी भी बताऊंगी एब्सोल्युटली तुमको। मैम। तो ह्यूमन जो ब्रेन है फॉर अ मेल एंड अ फीमेल इज वेरी डिफरेंट, ओके। बिकॉज मेल ब्रेन जो है वो हमेशा एक एनालिटिकल ब्रेन है एंड लॉजिकल ब्रेन है। ट्रू। दैट डज नॉट मीन कि फीमेल ब्रेन एनालिटिकल और लॉजिकल Analytical नहीं नहीं है, है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम औरतों को बोला जाता है हाँ, कि तुमको कुछ समझता नहीं नहीं है। है, और लाइक यू नो तुमको कुछ True, true. लाइक यू नो दिस इज हाँ, वो दे आर नॉर्मली perception है कंसिडर्ड, या वैसा। हाँ, True. इवन द हस्बैंड सेज दैट हम्म। एंड एवरीबडी सेज, द सोसाइटी सेज दैट कि आप बहुत इलॉजिकल हैं। नो, द वुमन ब्रेन इज एनालिटिकल एंड लॉजिकल, बट उसके साथ एक और कंपोनेंट है उसमें, एंड दैट इज द इमोशनल कंपोनेंट। ट्रू। So now what happens that कि at times जब analytical और logical brain के ऊपर emotional brain का pressure आ जाता है तो सारा लॉजिक फेल हो जाता है। ट्रू। तो अगर आप देखो तो हम क्या बोलते हैं कि दिल और दिमाग का खेल है। तो आदमी हमेशा दिमाग से काम करता है और औरत दिल और दिमाग दोनों से काम करती है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब वो इरेशनल होने लग जाती है या वो किसी तरीके से रिएक्ट करने लग जाती है, उसको द वर्ल्ड थिंक्स दैट दिस इज रॉन्ग। ओके। तो वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट राइट नाउ इमोशनल कंपोनेंट हाई हो गया है ओवर द एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड। सो अगर मेल इस चीज को समझेगा कि अभी थोड़ा सा ये रिएक्टिव फेज है, इसमें इस इमोशनल कंपोनेंट को थोड़ा सा सेटल हो जाने दो, अगेन एनालिटिक्स एंड लॉजिक आ जाएगा। एंड दिस एवरीबडी मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड कि कुछ समय के बाद आप अपनी बीवी को समझा पाते हो, उस समय नहीं। And the second thing about emotional thing which is there is between a male and a female, emotion for a male is more physical. ओके। So if a man loves a woman and if it is physical intimacy, वो सोचता है कि मैंने अपना प्यार दे दिया। ओके। But for a female that is not the case. उसको physical intimacy उसके लिए बाद में आती है। उसके लिए क्या होता है कि initial part of the marriage जो होता है, it is more like a surrender. So woman उस physical needs को भी surrender करती है, thinking कि okay, my husband loves me and I love him, so it is just a surrender. But basically एक female की demand since childhood it is always nurturing. जैसे आप एक धरती में कोई भी चीज़ को करते हो ना, तो वो gentle nurturing अगर आप करते हो उस relationship की, तो जो इमोशनल नीड्स, जो फिजिकल नीड्स को अगर पीछे रखा जाता है और इमोशनल नीड्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। नाउ इसका सबसे पहला एग्जांपल मैं ये बताऊंगी कि वेयर डज द डिफरेंस स्टार्ट। जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये डिफरेंस क्यों स्टार्ट हुआ? द डिफरेंस स्टार्ट्स इन दिस फिजिकल इंटिमेसी ओनली। ओके। द फर्स्ट डिस्कॉर्ड हैपेंस इन द बेडरूम। ओके। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जिसको वो पहले सरेंडर करती थी, अब उसको वो अपना टूल मानती है। नाउ शी डजंट वांट टू गिव हरसेल्फ टू द मैन एंड द मैन थिंक्स व्हाट इज दिस हैपनिंग, मेरे साथ तो ये प्यार करती थी, अब तो मेरे पास हमेशा पेशेंट्स आके कुछ समय के बाद बोलते हैं पहले डिफरेंट था, अब सब बदल गया है। नाउ व्हाट डिड चेंज? नथिंग चेंज्ड। चेंज हुआ है वो इमोशनल कंपोनेंट को नहीं समझने का, जो तो मेल नहीं समझ पाया, जो मेल नहीं समझ पाया। ओके। तो जो सरेंडर था वो सरेंडर खत्म हो गया और अब एक रिबेलियन आया फ्रॉम द फीमेल्स काउंटर, फ्रॉम द फीमेल साइड। नाउ दिस रिबेलियन किसी को समझ में ही नहीं आता है कि ये रिबेलियन क्या है। फीमेल को समझ में आता है कि वो अनकॉन्शियसली हो रहा है या कॉन्शियसली होता है वो। इट इज बोथ वेज। लाइक यू नो, देखो हम किसी के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा तो नहीं है कि फिजिकल इंटीमेसी फीमेल को नहीं चाहिए, फीमेल को भी फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिजिकल इंटीमेसी इज एक्चुअली लव इन 100%. But for a male, physical intimacy is not love. It is just that act which actually shows that हम आपको प्यार करते हैं. So from a female's perspective, if you will see the maximum patients जो मेरे पास आते हैं, उनको infertility issues में यही होता है. They come to me as an infertile couple. They come and talk to me कि हमको बच्चा नहीं हो रहा है. But if you do a deep digging, you realize कि उनका जो physical intimacy है वो once or twice a month हो रहा है. On no account can a patient gets pregnant during this timeline, and this is happening to the age of couples who are of the age of 26, 27. So early? Yes, because the sexual exposures have happened very early in their lives.
सो फॉर देम नाउ उन्होंने तो ये एक्सपोजर ले लिया है, उनके लिए कोई न्यू टेस्ट है नहीं, बट नाउ दिस इज कमिंग विद एन इमोशनल बर्डन ऑल्सो. सो नो मेल वॉन्ट्स दैट इमोशनल बर्डन. And then the discord starts happening. And the second thing which is happening is the mobile phones. Because everything is available on the mobile phone. तो वो emotional need जो एक औरत की है, which is beyond the physical need, एक मेल को understand करना पड़ेगा. नितिन, इसमें ना मैं एक बहुत बेसिक फंडा देना चाहती हूँ for everybody, and a very clear thing. Remember 3 S's. Okay. S. 3 S. S. The first S is support. Okay. ठीक है. नाउ जब एक छोटी बच्ची होती है, इट्स अ फैक्ट, एक फीमेल के लिए एक सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है. जब वो छोटी बच्ची होती है तो उसको वो सपोर्ट उसका फादर देता है. थोड़ी बड़ी होती है उसका ब्रदर देता है, फिर उसके बाद उसका हस्बैंड आता है या इन लॉज आते हैं, जो भी होता है, एंड देन अगेन उसका सन आता है later on, after few years. Yes. Now this male support that she needs is ये इसमें एक female acts as a creeper and a climber. ठीक है. तो उसको जब ये सपोर्ट मिलता है, दिस टेंडर ब्रांच, वंस इट स्टार्ट्स गेटिंग द सपोर्ट ऑफ अ गुड स्ट्रॉन्ग फोर्स विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल, तो वो उस पर क्रीप करके क्लाइंब करने लग जाती है. एंड एट एवरी लेवल शी नीड्स दिस क्लाइंबिंग टू हैपन, even if they are successful. Yes, every single day. द रीज़न इज़ दैट कि ये जब क्लाइंबिंग होएगी तभी वो जाके वो जेंटल कैरेक्टर सनलाइट को पहुंचेगी. बिकॉज वो एक ट्री नहीं है, वो सिर्फ एक क्रीपर है और क्लाइंबर है. एंड दिस वाज अ लेसन विच वाज गिवन टू मी इन चाइल्डहुड बाय समबडी हु वाज वेरी क्लोज टू मी, एंड आई रिलेट टू इट नाउ. सो इफ अ मैन अंडरस्टैंड्स दैट आपका सपोर्ट is very necessary, because there's a saying which says behind every successful man there is a woman. So this is a fact that the world knows. But has anybody tried to understand what does a woman need? Nobody. So that's what I'm trying to say. A woman needs a support like this, and then only she can grow and flourish. Okay. This is one. The second thing is that which I say is a surrender. Now you have to understand that when I spoke to you कि जब एक फीमेल शुरू में शादी के बाद या एक बच्ची हमेशा सरेंडर करती है टू दैट मेल काउंटर पार्ट, बी इट द फादर, बी इट द ब्रदर, बी इट द हस्बैंड, ठीक है, तो इनिशियल लाइफ में उसने सरेंडर किया, अब वो आपसे वो सरेंडर चाहती है. ओके. ठीक है. अब इसके लिए मैं एक सिंपल सा सिमिली देना चाहती हूँ नितिन, कि एक सी जब ओशन में जाके मिलती है तो वो टोटल सरेंडर के साथ मिलती है, वो कभी अपने को रुकावट नहीं डालती है. लेकिन अब इसी नदी को तुम एक डैम साइड पे रोक दो और उसके बाद उसका पीछे का उफान देखो, अगर तुमने अपने आप को संभाला नहीं तो वो क्या डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, बिकॉज यू स्टॉप्ड इट. you've not let her surrender to, it's like एक मिलने के लिए उसको नहीं आपने मौका दिया. तो आपका वो सरेंडर बहुत ज़रूरी है कि वो एक डैम साइड जैसा एक्ट ना करे कि डैम में उसको ज़बरदस्ती रोका गया और फिर वो पीछे की चीज़ों पे जो बाढ़ डालेगी और जो तूफान डालेगी और जो दबाव क्रिएट करेगी तूफान का, वो उसको समझना पड़ेगा. यू आर टॉकिंग अबाउट अ वुमेन सरेंडर. मेरा यहाँ पे एक सवाल है, क्या ये कंसेप्ट फिलोसफिकल है या बायोलॉजिकली वुमेन डिजाइंड है कि सरेंडर करना है इफ द राइट एनवायरनमेंट इज गिवन? आई वुड से बायोलॉजिकली है, बिकॉज अगर आप एनिमल किंगडम में भी देखोगे, सो लाइक फीमेल्स सिर्फ प्रोटेक्टिव होती हैं अपने कब्स को या अपने ऑफस्प्रिंग को संभालने के समय. अदरवाइज इवन ऑन द रोड साइड इफ यू विल सी, आपको एक बैल से डर लग जाएगा बट गाय से डर नहीं लगेगा कभी भी. True. Never thought like that. Yeah. So basically it is genetic, because the hormones that women carry have got a very different feel. उनके अंदर ना जो hormones है वो nurturing के हैं. It's like पृथ्वी. मैं हमेशा अपने को विमेन को पृथ्वी और हम जननी भी बोलते हैं एक औरत को. तो आप ये देखो हम कितना उसके साथ डिस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन वो साइलेंटली हमको एंड्योर कर रही है ना. टोटली सरेंडर. So a woman is actually biologically in a hormonal status कि वो surrender करती है, but at the same time there is a surrounding conditioning.
ये जो कंडीशनिंग होती है डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रैटा को बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स कैसे थे, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी थी। तो उसके कारण थोड़ा बहुत ये सरेंडर का जो कंसेप्ट होता है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज़ अगर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग करते रहे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते रह गए, तो मे बी यू डू नॉट नो द कंसेप्ट ऑफ सरेंडर। सो दैट मे बी अ कंडीशनिंग। सो ये चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है, बट अदरवाइज आई थिंक बायोलॉजिकली per se women surrender. Okay. So you were talking about the third S. Yeah. So the third S is smart communication. Okay. So आपने बोला ना कि communication क्या, but it is not कि हम कभी भी कहीं पे कुछ भी communicate कर लें. Now what is smart communication? अब एक औरत है, वो अपने बच्चे को बैठ के पढ़ा रही है या वो कुकिंग कर रही है. अब मेल ऑफिस से आता है and he has got some urgent matter to discuss. So he'll come and say कि भाई मेरे से बात करो, थोड़ा मुझे इस बारे में बात करनी है. And what is the first reaction? The female rebuffs you. Yes. The female gets angry. वो बोलती अभी मुझे बात नहीं करनी, अभी मैं बिजी हूँ. True. अब इसको एक मेल क्या ले लेता है, he takes it कि मेरी बात को सुना नहीं and she has misbehaved with me and this is an answer is a no. बट एक्चुअली आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ये समझाना चाहती हूँ कि एक औरत का दिमाग जो होता है ना वो मल्टी फैक्टोरियल होता है. और Can you explain it more on this? सो इसमें क्या होता है नितिन कि एक मेल जो होता है वो हमेशा एक सिंपल लॉजिक से चलता है. True. ठीक है, तो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल वेयर अगर आपको एक पैंट खरीदने जाना है एक मॉल में, मुझे ब्लैक कलर की पैंट खरीदनी है, तो आप जाओगे उस स्टोर में जाओगे जहाँ पे ब्लैक कलर की पैंट खरीदनी है और बस आप वो लेके आ जाओगे. Yes, yes, yes. इज इट ट्रू? हाँ हाँ. अब एक फीमेल जाएगी हम आपके इतना साथ. दिमाग नहीं लगाते हम लोग. सो हाउ विल द फीमेल डू इट? अब फीमेल को जाना है, उसको एक साड़ी खरीदनी है, सेम थिंग. नंबर 1 तो उसको ये नहीं पता, उसके पास 10 चॉइसेस हैं. अब उसको ये नहीं मालूम है कि उसको सिल्क खरीदनी है, कि उसको शिफॉन की खरीदनी है, कि उसको कॉटन की खरीदनी है. फिर उसके बाद साड़ी खरीदते खरीदते वो बोलेगी अच्छा इस दुकान पे सूट मिल रहा है, उसको भी देख लूँ क्या? Where the man gets irritated. Absolutely. So men don't like to go shopping with women. So फीमेल क्या होता है, एक बार में बहुत सारी चीजें एक साथ सोच लेती है. Okay. क्योंकि उसको मल्टीटास्किंग करनी होती है. जब वो घर के अंदर है तो उसको ये भी देखना होता है कि उसके घर में कुकिंग हो गई, उसका बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं, उसके हस्बैंड का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है कि नहीं, उसके कपड़े धुल गए हैं कि नहीं. सो एट दैट सेम टाइम हर ब्रेन इज वर्किंग ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स. सो अब उसमें अगर एक और आप फीड कर दोगे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट so they cannot take it. And now this is an analytical and a practical logical thing. अब आप इसका आंसर चाहते हो, तो वो प्रैक्टिकल और एनालिटिकल थिंग इन अ स्मार्ट कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब आप उसके साथ उसके टाइम पीरियड में उससे बात कर सको. Now this can be between a couple, a mutual understanding कि okay let us fix this hour when we are discussing very high level talks. अगर आपने इस तरीके से अपने रूटीन को किया कि चलो हम ब्रेकफास्ट के पहले या कोई भी एक समय जब हमारा 1 घंटा है उस समय दीज आर द ऑल हाई इम्पॉर्टेंट मैटर्स विच वी विल बी डिस्कसिंग. सो देन आई पर्सनली फील कि आपको जो उसके प्रैक्टिकल और एनालिटिकल और लॉजिकल माइंड से जहाँ पे अब इमोशन सुपर इम्पोज नहीं है, जो आंसर मिलेगा विल बी मच मोर प्रोफाउंड देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग जब आप अपने ऑफिस से आए और उस समय आप वो आंसर चाह रहे थे. वो टाइम और वो एनवायरनमेंट. Yes, a smart communication. Okay, ma'am, I'll go back to the surrender aspect again, and then we'll come back to the smart communication. So, what a male can do through his actions, which can ensure a surrender by a woman. Yes. सो सरेंडर क्या होता है, अब मल्टीपल लेवल्स का होता है. लाइक यू नो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एलैबोरेट करना चाहूँगी कि क्या होता है नितिन, जब एक फीमेल मैरिज होके आती है तो उसने एक नए एनवायरनमेंट में प्रवेश किया है. इस एनवायरनमेंट में एक मेल की फैमिली है और एक मेल है जी. दैट्स ऑल. एंड तो अब इस मेल का क्या एक्शन होता है, मेल के पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं टग ऑफ वॉर के, फैमिली एंड वाइफ. ठीक है, बट फॉर अ फीमेल दिस टग ऑफ वॉर इज लाइक स्पोक्स ऑफ अ व्हील.
अब now you have to Getting more understand. curious to know this now. So you have to understand that she becomes the center in an Okay. alien environment, and now she has her family, your family, your near family, the society, later on the children, and of course her own guilt and her own career. My So God. she is actually moving between this particular thing and trying to balance this wheel. तो जब आदमी के लिए बोला जाता है ना कि आदमी एक पंचिंग बैग है, तो मतलब औरत के लिए तो ये समझना चाहिए कि वो स्पोक्स ऑफ अ व्हील की सेंट्रल धुरी है जिसके ऊपर पूरी व्हील चल रही है. So the moment the central axis is going to get disturbed, the entire wheel is going to get disbalanced. So everybody around the woman has to play a role in such a way कि वो अपना wheel चलाती रहे. वो And चलता this रहेगा तो बाकी सारी सब चीजें कुछ अपने चलती चलता रहेगी. रहेगा. So इसलिए the surrender from the surrounding, the surrender from everybody is needed. कि अब उसकी वो छोटी सी नीड हो सकती है कि आज उसको सोना है. अब उस सोने में आपका कोई फ्रेंड आ रहा है और उसने बोला कि आज मैं थक के आई हूँ और आज मैं नहीं कर सकती हूँ, और अब आपका फ्रेंड आ रहा है और आपको फ्रेंड को करना है, तो आप क्या करोगे? वो उसकी एक गिल्ट है जिसमें वो आपके फ्रेंड को एंटरटेन तो करना चाह रही है, लेकिन फिजिकली वो अभी केपेबल नहीं है. Now what will you do? You will actually go and take your friend. अच्छा ठीक है, मैं तेरे को डिनर बाहर करा देता हूँ. आप लोगों के लिए it is not a big matter. You will say मुझे डिनर कराना है, घर में नहीं कराया, मैंने बाहर करा दिया, because now you are being practical. But the woman is dealing with a guilt also. Because she could not fulfill her duty of being a good wife or a good companion. अब इसकी भड़ास क्या निकलती है जब आपने खिला दिया बाहर जाके, तो वो ये बोलेगी आप सेंसिटिव नहीं थे, आपने समझा नहीं, मैं तो घर में खिलाना चाहती थी बट आज नहीं खिलाते, कल खिला देते जब मेरे को ऐसा था. So I think you people must be hearing these answers quite often. Ma'am, here from a male perspective, हम वो सोच ही नहीं पाए कि गिल्ट भी है. बहुत प्रोफाउंड है. बट मेल ने ये सोचा कि अच्छा आराम करने दे देते हैं, आज आराम करना है, तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है. आई थिंक एज अ मेल आई एम टॉकिंग अबाउट हियर ना, कि हमने कई बार ऐसा किया है. अच्छा कोई बात नहीं, तुम रह लो, हम बाहर खा के आ जाएंगे. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाद में होता है फिर. ट्रू. बट व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस इज, हमको अभी तक समझ में नहीं, आज मुझे समझ में आया कि वो जो पुराने झगड़े हुए ना, उनके पीछे वो गिल्ट थी. बट उस टाइम हम नहीं समझ पाए कि अच्छा वो एक्सप्रेसिव भी नहीं होता इमोशन की, यार आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम गिल्ट, वी डोंट कम्युनिकेट दैट वे. ओके, ओके. सो मैम, ये गिल्ट जो कि आपने बात करी, ये कैसे समझे मेल? नाउ वील कम बैक टू योर स्मार्ट कम्युनिकेशन पॉइंट. When I do couple counseling or in my counseling, एक चीज़ हमेशा दिक्कत रही है, when is the right time to communicate. जैसे मैं हमेशा अपने सेशन में बोलता हूँ कि बात सही होनी चाहिए, सही तरीके से बोलनी चाहिए, सही समय पे बोलनी चाहिए, सही व्यक्ति से बोलनी चाहिए और सही जगह पे बोलनी चाहिए. तो ये कैसे एक फीमेल पर्सपेक्टिव से when she is ready to listen, एज अ मेल, मुझे पता रहे कि यार इस टाइम पे बात करेंगे तो अच्छे से बात होगी. मैंने बोला ना, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. वो जो स्मार्ट कम्युनिकेशन के दौरान भी ना, कई बार मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते कई लोग. देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन. द बेस्ट अदर वे टू डू इट इज राइट डाउन अ लेटर. ठीक है, उस समय क्या होता है कि कई बार आप उसको रीराइट कर सकते हो, फाड़ के फेंक सकते हो. तो मेरे लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन इन अ सोशल प्लेटफॉर्म और एनीवेयर वेयर आई एम राइटिंग अ मैसेज, आई मेक इट अ पॉइंट कि वो मैसेज जो है ना, अगर कोई दूसरा पढ़ेगा तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो समटाइम्स यू नो व्हेन यू आर एंग्री, आप कई बार कुछ चीज़ें ज़्यादा लिख देते हो, लेकिन फिर जब आप उसको रीड कर देते हो तो आप एडिट कर लेते हो. तो अ लेटर इज a letter or a written word also becomes, because it becomes impactful. जिसके पास वो जाएगा वो भी उसको रीड और रीड कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है कि अच्छा इसके पीछे व्हाट इज द अंडरलाइंग थिंग्स व्हिच आर देयर.
So I feel, and this is what I tell quite a number of people कि जैसे अगर उनको फैमिली में भी प्रॉब्लम हो रही है, with let us say father in law के साथ प्रॉब्लम हो रही है, any male person, I always tell them communicate. If you cannot communicate on face, because उस समय ना एंगर और इमोशनल इशू बहुत हो जाता है, तो सही बात तो रह जाती है और गलत गलत बात एक बवंडर में करके and you just want to quieten it down. So why not write it down, put a message, communicate. Somehow missed this aspect of communication in the present world. राइटिंग ही खत्म होगी, लेटर राइटिंग ही खत्म हो गई है. लेटर नहीं लिखें, व्हाट्सएप पे लिख ले मैसेज, वो भी चलेगा, बट यस. हाँ, मतलब मैंने कहा कि वो जो ब्यूटी ऑफ द लेटर्स थी, आपने पढ़ा है कि जवाहरलाल नेहरू के लेटर्स पब्लिश होते हैं, लेटर्स टू अ डॉटर, लेटर्स टू अ फादर, उसकी जो ब्यूटी थी वो खत्म हो चुकी है. मैम, आपने स्मार्ट कम्युनिकेशन की बात करी, एंड आई थिंक ऐसा ना लगे कि हमारा पॉडकास्ट बहुत फेमिनिस्ट है, कि सिर्फ मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव. इट्स अ टू वे रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. नाउ एज अ मेल हमारी एक शिकायत रहती है हमेशा फीमेल से, आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं. मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि मेल्स को ना, हमको वो साइंस समझ में नहीं आते, हमको सीधे सीधे चीज़ें अगर बोली जाएं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती. बट व्हेन वी लुक एट फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव, वो बहुत क्लियर कम्युनिकेट, सीधे सीधे बात नहीं, जो भी रीजंस हैं. सो व्हाट द फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर, कि वो किस तरीके से अपनी बातों को रखें ताकि बात डिस्टॉर्ट ना हो और सही तरीके से वो मेल तक पहुंचे. मैंने आपको थोड़ा सा इसमें अगेन फीमेल पर्सपेक्टिव दूंगी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मेल पर्सपेक्टिव इज समथिंग दैट I'm a female, so at some point, like you are trying to bring up your points, I'm also trying to bring up my points. Absolutely. तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम फीमेल पर्सपेक्टिव से इसको पहले समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ना ट्रस्ट इश्यूज सबसे बड़ा हो जाता है. अब ट्रस्ट इश्यूज किस पे होते हैं, इसमें एक चीज़ जो फीमेल के अंदर होती है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल इन हर ब्रेन, आर द मेमोरी स्टैक्स. ओके, ठीक है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज मेमोरी स्टैक्स. मेमोरी स्टैक्स क्या होते हैं, उसके में जितनी भी चीज़ें उसके साथ अच्छी हुई हैं वो तो इतना उसको याद नहीं रहता है. बट अगर लाइफ में कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, समथिंग दैट हर्ट हर, समथिंग लाइक हैपन टू हर, वो उसके मेमोरी स्टैक्स में इम्प्रिंट हो चुके हैं. ठीक है. दिस हैज हैपेंड ऑटोमेटिकली ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स. ओके, ठीक है. तो एक औरत आपसे 20 साल पुरानी बात भी जो एक पर्टिकुलर वे में हुई थी, वो आपसे बिल्कुल वैसे ही वर्बैटम बताएगी जैसा हुआ था, बिकॉज इट इज़ इन हर मेमोरी स्टैक. अब धीरे धीरे जो ये मेमोरी स्टैक है, ये स्टार्ट्स गेटिंग करप्टेड, बिकॉज अगर हमने अपने रिलेशनशिप्स को अर्ली फेज से बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल नहीं किया एंड वी टुक इट फॉर ग्रांटेड, नाउ दीज मेमोरी स्टैक्स आर करप्टेड एंड देन देयर आर ट्रस्ट इश्यूज. सो आप हमेशा ये सुनेंगे कि आपको बताने से तो कोई फायदा ही नहीं है. हाँ, बट हम ये भी बोलते हैं एज अ मेल, यार तुम्हें बुरा बुरा हमेशा याद रहता है, जो मैंने अच्छा किया वो तुम हमेशा भूल जाते हो, और दैट बिकम्स. अच्छा, मुझे आज ये समझ आ रहा, it has a biological connection to it. It is not exactly a biological, but when I come across women who sit in my OPD, it is always that they talk negative. तो इसका मतलब है कि the memory stacks of negativity is higher than the positivity. So in general, because if I have handled, मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ टाइम में करीब 1.5 लाख लोगों से आमने सामने बैठ के अपने बात करी होगी अपने करियर में. उसमें से 50% फीमेल है, तो 75,000 फीमेल्स को तो संभाल चुकी हूँ ना, और देख चुकी हूँ, तो उनकी साइकी को समझ रही हूँ. तो मैं जो पर्सपेक्टिव दे रही हूँ वो ये, उनके पास हमेशा एक लिस्ट होती है ऑफ नेगेटिविटी, कंप्लेंट्स और नेगेटिव. या ओके. तो अब उसमें क्या होता है, बिकॉज अब वहीं पे आदमी बैठ के, जब मेल सामने बैठा रहता है तो वो बैठ के परेशान होता रहता है कि आई मीन व्हाट इज शी टॉकिंग, दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बिकॉज वो अपने मेमोरी स्टैक्स में से डिफरेंट चीजें निकाल के बता रही है, और वो एकदम फ्रेश रहती है, बिल्कुल फ्रेश रहती है, कितने सालों के बाद भी, इतने सालों के बाद भी. तो
सबसे इंटेलिजेंट एक मेल को क्या करना चाहिए, इफ यू वांट टू डू थ्रू दिस पॉडकास्ट, इज दैट यंग माइंड्स को ये समझना पड़ेगा, फ्यूचर बॉयज को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो रिलेशनशिप को भी एक नर्चर करना पड़ेगा, इंटेलिजेंटली हैंडल करना पड़ेगा, सो दैट you will have more positive memory stacks than the negative memory stacks. This is what I would tell a male. So मैम, इसी को आगे बढ़ाते हैं, आपने बात करी, सो हमको ऐसा लगता है कि क्या ये मेमोरी स्टैक्स चेंज किए जा सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? आप प्यार दे दीजिए, सरेंडर दे दीजिए, जो मैंने बोला वो मेल कर दे, सपोर्ट दे दे, बिकॉज अब क्या हो रहा है नितिन कि जैसे जैसे एक रिलेशनशिप में, एंड इट इज फॉर एवरीबडी, इट कैन बी फॉर अ फादर एंड अ डॉटर, इन लॉज एंड अ डॉटर, फीमेल, मतलब इट इज बिटवीन लाइक यू नो अ मेल फीमेल और एनी रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो पहले रिफ्ट होता है, फिर वैली बनता है, वैली इतना वाइड होता चला जाता है कि दो माउंटेन्स अलग अलग खड़े हो जाते हैं। अब इसके बीच में क्या होता है कि एक ब्रिज होता है, एक बच्चा। ये अगर एक कपल के बीच में बात करें तो ये ब्रिज का काम सिर्फ आपका बच्चा करता है, और वो बच्चा सिर्फ एक रिमाइंडर है ऑफ दैट मेमोरी दैट देयर वाज एट सम पॉइंट लव, कभी प्यार था, दैट इज ऑल। सो अगर हम इस वैली को बढ़ने के पहले और उस बच्चे को ब्रिज जैसा यूज ना करने की कोशिश करें और इस रिफ्ट को और इस वैली को जितनी जल्दी हो सके पाटने की कोशिश करें बाय टेकिंग द राइट हेल्प फ्रॉम काउंसलर्स एट द अर्ली स्टेज, even before things are getting really out of hand, even before the women start going to a police thana and start reporting, or a women starts going को बोलते हैं कि साइकेट्रिस्ट को दिखा दो या इसको साइकोलॉजिस्ट को दिखा दो, आप उसके पहले समझने की तो कोशिश करो कि वो क्या बोल रही है। नहीं, उसके बाद अब आता है रिबेलियन फेज। तो जो देखता है आदमी वो सिर्फ रिबेलियन देख रहा है, बट वो ये नहीं देख रहा है कि व्हेन वाज दैट वैली नॉट करेक्टेड एंड नर्चर्ड। माय गॉड। सो मैम, 3S जो आपने बताया, वन इज सपोर्ट, सरेंडर एंड स्मार्ट कम्युनिकेशन। आई थिंक दिस इज द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप। नाउ अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो फीमेल्स डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, वो उनके बिहेवियर में दिखता है और हमको ये नहीं समझ में आता है, समझ लिए अचानक से बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है। सो कैन यू थ्रो अ लाइट कि वो बिहेवियर चेंजेस किस फॉर्म में दिखते हैं? मैं अब एक साइंस स्टूडेंट हूँ, हाँ। तो साइंस से ही तुमको समझाऊंगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एलिमेंट ऑन दिस अर्थ हैज इट्स ओन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, लेकिन जब वो कंबाइन होता है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अपनी छोड़ के एक नई बना लेता है। करेक्ट, ठीक है। आई गिव यू द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट इज अ गैस, राइट। ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट इज अ गैस, ट्रू। दोनों मिलते हैं, क्या बनाते हैं? वाटर, H2O बना के वाटर बना देते हैं। एंड व्हाट इज दिस? फ्लूइड, लिक्विड वाटर। जिंदगी की गाड़ी अच्छी चल रही है तो ये लिक्विड वाटर है। अब जिंदगी की गाड़ी अच्छी नहीं चल रही है तो द सेम H2O कैन बिकम अ स्टीम, द सेम H2O कैन चेंज इनटू अ आइस, राइट। ओके, so this is the reaction then you get from a woman. जिंदगी की गाड़ी अच्छी चल रही है तो everything is fluid, the movement is fluid, everything is fine. नहीं तो आप steam देखते हो, आप anger देखते हो, या आप coldness देखते हो in the form of ice. Yes. So this is how it is extremely important कि वो reaction तो हो गया है, लेकिन now the physical state is going to change. One has to be very careful कि आप किस फॉर्म में अपने मैटर को रखना चाह रहे हो या उस कंपाउंड को रखना चाह रहे हो, अपने रिलेशनशिप को। सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन मैम, नाउ आई कैन रिलेट कि अच्छा ये बिहेवियर के पीछे का रीजन ये है। ओके, वन मोर क्वेश्चन हियर, इफ अ फीमेल इज नॉट गेटिंग इट, हाउ कैन शी डिमांड इट? Or how can she ask for it? At times, I am coming from a male perspective now, हम ये बोलते हैं हमको तो बताया ही नहीं गया। तो अगर आपका लव पार्टनर है या जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, how can a female ask for it? Can a female ask for it directly? Because I'll give you, when I say in counseling कि आप पूछते क्यों नहीं हो, and they are like, पूछ दिया
और उसके बाद किया तो फिर क्या मतलब है वो करने का? सो व्हाट्स दिस? मैंने अभी आपको बताया ना, आपने सिर्फ लिक्विड स्टेट को अच्छा माना, अगर स्टीम हो रहा है तो आप समझिए ना हाँ कि द एरर हैज हैपेंड। ओके, वही सिग्नल है। सिग्नल है, कोल्ड हो गया है तो सिग्नल है। अब उसके बाद ये है कि आप उसके साथ कैसे स्मार्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो, कैसे सरेंडर कर रहे हो, कैसे सपोर्ट कर रहे हो, यू आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स। ट्रू। तो दिस इज अ सिग्नल टू यू or to any male. Understood. This is her reaction. Her matter has changed. That will always come indirectly. Indirectly आएगा. Directly इसलिए नहीं आएगा because the channels are not open. The communication channels are not open. अब लोग बोलते हैं communicate करो. भाई आपको या किसी मेल को communication सही आता है कि नहीं आता, ये भी तो problem है ना. You talked about trust issues there. Yes. तो वो अगर कम्युनिकेट करना भी चाह रहा है लेकिन उसको स्मार्ट कम्युनिकेशन आता ही नहीं है, वो गलत समय पे गलत बात लाता है, तो ये तो स्टीमिंग और आइस तो चलता रहेगा। ये हमको ही समझना पड़ेगा कि कैसे उसको लिक्विड स्टेट पे लाके रखना है। आप केयरफुल हो जाओ ना कि अगर स्टीम हो रहा है तो एक्चुअली यू नो अ स्टीम एंड एन आइस इज अ क्राई फॉर हेल्प। हाँ, गुस्सा जो होता है ना, आदमी बोलता है कि गुस्सा हो जाते हैं तो आप डर के ना दूसरे कमरे में चले जाते हो और आप एस्केपिस्ट का रूट ले लेते हो, यार अभी तो घर से बाहर निकल जाओ, अभी आगे वाला गुस्सा है। आप गुस्से को सस्टेन कर लो ना, यू बी देयर, यू टेक इट, बट साइलेंटली टेक इट, नॉट बाय गिविंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। यस, क्योंकि अब हम समझाने की स्थिति में आ जाते हैं, वो और प्रॉब्लम को बढ़ा देता है और बढ़ा देता है। बिकॉज प्रेशर कुकर था, अभी बेस्ट बर्स्ट हुआ है, अब उसके पास स्टैक ऑफ मेमोरीज है। व्हाट शी वांट एट दैट मोमेंट, एक फीमेल क्या एक्सपेक्ट करती है मेल से? सुन ले, बस सुन ले। अगर मैं तो ये बोलती हूँ, अगर एक मेल बहुत स्मार्ट मेल है, देखो एक औरत के अंदर एक और कैपेसिटी होती है, उसको सच और झूठ बहुत जल्दी दिख जाता है। तो कई बार क्या होता है कि आप फेक लव भी दिखाना चाहते हो और एक्सप्रेशन करना चाहते हो तो भी है। देयर हैज टू बी अ लव लैंग्वेज व्हिच इज टू बी developed. ठीक है, so I had this love language with my father-in-law. I can only explain about this because I was very closer to him. So क्या होता था कि कभी-कभी मैं steam state में आ जाती थी और मैं like you know I used to go overboard and मैं बोलने लग जाती थी। My father-in-law used to be the biggest silent listener. जिस समय I was in the steam phase, वो कभी मुझे कुछ बताने की कोशिश ही नहीं करते थे, explain भी नहीं करना चाहते थे। Because he was a very smart administrator. He was considered a very smart administrator in his work front also. Okay. So he understood कि जब कोई आदमी steam phase में होता है उस समय logic तो सब fail हो जाएगा. But there was a love language between the two of us, and this love language was that if I used to cross a particular limit in my communication, वो मुझे बोल देते थे, बेटा this is unparliamentary. वो सिग्नल था। And I used to go full stop that I've crossed my limits. I've given it, now I cannot give any. And then it used to be an absolute quiescent phase because I had trust issues in him. Not in the form of a negative trust issue, I trusted him blindly. So when this word used to come from him, beta, it is unparliamentary, meant full stop. I've crossed my limits. So if this language can be developed between a male and a female, it can be between a son and a mother. True. It can be between two friends, a male and a female friend. It can be a partner. It is a relationship of gender. And अगर आप देखोगे कि female loves to communicate, दो औरतें हमेशा बात करना चाहती हैं। हाँ। मतलब ये तो जोक भी है कि दो औरतें अगर नहीं बात कर रही हैं मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है। So why wouldn't a woman like to communicate with a man? But if she feels that the communication is happening against a wall, तो वो चुप हो जाती है। Because with stacks of memory बता रही है कि वो wall थी। Correct. There is another trend जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि females are trying to copy मेल्स बिहेवियर, लाइक चाहे वो पार्टी करने का हो, करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप में अथॉरिटी लेने वाली बात हो। हाउ यू सी दिस ट्रेंड? मतलब समवेयर दे आर लूजिंग दैट फेमिनाइन एनर्जी पार्ट ऑफ इट एंड मूविंग टूवर्ड्स द मैस्कुलाइन। माइट बी अ कोपिंग मैकेनिज्म कि यार ये 3S नहीं हुए हैं
तो शायद ये एक प्रकार का कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है कि मुझे तो मेरी खुशी चाहिए उसके लिए. हाउ यू सी दिस ट्रेंड? इज इट बेनिफिशियल फॉर अ फीमेल? नहीं, इसमें अब यू आर बीइंग वेरी क्रिटिकल अबाउट इट, सो Okay. आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई सर्टेन पॉइंट्स. यस. एक बच्ची, नॉर्मली क्या हो रहा है नितिन, आजकल बच्चे जो हो रहे हैं ना वो न्यूक्लियर फैमिलीज में डेवलप हो रहे हैं. राइट. मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, हाँ. दैट्स इट. अब इस न्यूक्लियर फैमिली में जो लड़की है उसको टोटल इंडिपेंडेंस दी जा रही है. इट्स नॉट अ जॉइंट फैमिली सिस्टम नाउ कि जहाँ पे दादा ने मना कर दिया, चाचा ने मना कर दिया. तो बहुत कम फैमिलीज आई थिंक उसमें कर रही हैं. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो चल रही हैं वो न्यूक्लियर सेटअप में चल रही हैं. अब इसमें क्या होता है कि चूंकि आपने बच्ची को बचपन से ये बोला है कि तुम सब कर सकती हो, स्विमिंग भी कर सकती हो, हॉर्स राइडिंग भी कर सकती हो, आर्चरी भी कर सकती हो, यू कैन गो टू अ जिम ऑल्सो. तो आपने वो बाउंड्रीज जो थी वो दी नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी नीड फॉर दिस बाउंड्रीज. व्हाई जेंडर सिलेक्शन? राइट. हम दो डिवाइन जेंडर्स की बात कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज की बात कर रहे हैं. वन इज मैस्कुलिन एंड वन इज फेमिनिन एनर्जी. कौन सी एनर्जी कम है? अगर एक भी एनर्जी कम हो गई तो दिक्कत हो जाएगी. और हमारी बॉडी में जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है, हमारे पूरे शास्त्र बोलते हैं कि हम लोग अर्धनारेश्वर हैं. आधा मेल पार्ट है, आधा फीमेल पार्ट है. मेल में क्या हो जाता है, थोड़ा सा प्रीडोमिनेंस ऑफ मेल हो जाता है, थोड़ा प्रीडोमिनेंस ऑफ फीमेल, एंड फेमिनिन पार्ट हो जाता है. बट उसी रूप में आपने शिव को उसी रूप में भी देखा है, मोहिनी के भी रूप में देखा है और शिव के रूप में भी देखा है. द एपिटोम ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड द एपिटोमी ऑफ द ब्यूटी. तो एक्चुअली हर एक के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है. हमारे चक्रास भी यही बोलते हैं कि हमारे नीचे के चक्रास जो हैं वो नीचे से जो है शक्ति उठेगी और शिव को जाके मिलेगी. तो हमारे अंदर तो दोनों एनर्जीज हैं. तो ये कहाँ से हो रहा है कि एनर्जी डिफरेंट हो गई, मैस्कुलिन और फेमिनिन. नंबर वन. नंबर टू, व्हेन इट इज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव फोर्स, दे आर ऑफ इक्वल वोल्टेज, तभी तो वो प्रॉपर यूनियन बनाएंगे. तो प्लस और माइनस जब डुअलिटी में एग्जिस्ट करेगा तभी तो सब कुछ होएगा. तो अभी का क्या हुआ कि जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस धीरे धीरे हमने इंडिया में क्यों चेंज देखा, क्योंकि देयर वेर पेरेंट्स हु स्टार्टेड गेटिंग एजुकेटेड. उन्होंने बहुत ध्यान दिया कि अपनी डॉटर्स को बहुत अच्छे से एजुकेशन देना है. तो अब धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बदलती चली गई इन द फॉर्म ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग. सो नाउ द स्पोर्ट क्वालिटीज हैव चेंज्ड. तो जो बच्ची पैदा हुई, जो बच्ची को अपब्रिंगिंग मिली, वो उस एनर्जी को लेके, मैस्कुलिन एनर्जी लेके भी चल रही है ऑन डे वन. ठीक है. अब क्या होता है कि जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तो नाउ देयर इज अ सोसाइटी लुकिंग एट हर विद अ टोटली डिफरेंट स्पेक्स. क्योंकि हम पुराने चश्मे से देख रहे हैं, पुराने चश्मे से ही हम उस लड़की को देख रहे हैं. तो हमारे लिए क्या दिक्कत हो जाती है कि जब चूंकि हम पुराने चश्मे से उसको देख रहे हैं तो अब हम उसकी कंडीशनिंग करने लग जाते हैं और उसको किसी ना किसी तरीके के ताने मारने लग जाते हैं. और जब हम ये ताने मारने लग जाते हैं तो ये सारे के सारे ताने इन द फॉर्म ऑफ रिबेलियन आने लग जाते हैं फ्रॉम द गर्ल्स पर्सपेक्टिव. ठीक है, बिकॉज उसको तो पता ही नहीं था कि व्हाट फोर्स एंड एनर्जी आर वी टॉकिंग अबाउट. सो उसको लगा कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है तो मुझे प्रोफेशन में भी फर्स्ट आना है, मुझे हर जगह फर्स्ट आना है. उसने कभी ये समझा ही नहीं कि व्हाट इज दिस जेंडर बायस, बिकॉज पेरेंट्स ने नहीं दिया. बट ये जेंडर बायस एग्जिस्ट करता है और करना चाहिए. नाउ दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. आई ऑलवेज टेल एवरीबडी कि मेरे जैसा हार्डकोर प्रोफेशनल बहुत कम होते हैं. ठीक है. उसके बावजूद मैं ये मानती हूँ कि एक वुमन को अपनी ज़िंदगी में हमेशा 3 से 4 साल पीछे चलना चाहिए फ्रॉम अ मेल काउंटर पार्ट. बिकॉज औरत के बहुत सारे दायित्व हैं. वो एक वाइफ है, एक मदर है, एक सोशलाइट है. उसको अपने घर को कंप्लीट रख के एक ब्यूटीफुल वे में उस संसार को चलाने का पूरा दायित्व है. अगर वो इस भीड़ में और इस दौड़ में आगे बढ़ने लग गई और उस कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक में आ गई कि उसको एक मेल के बराबर, बिकॉज मेल का क्या रोल है, वो तो सुबह निकला घर से, घर में खाना बना, कपड़ा धुला, बर्तन साफ हुआ नहीं हुआ, इट इज अ मटेरियल.
because a male has been brought up and reared like that, and especially in our country तो और भी ज़्यादा है कि ये कंडीशनिंग है कि लड़के लोग ये सब कुछ करते ही नहीं है। ये तो जो बच्चे अब बाहर जा रहे हैं, जो बॉयज़ बाहर जा रहे हैं, वो लोग देखते हैं कि भैया बाहर गए हैं तो आपको अपने बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, अपना कमरा भी ठीक रखना है, सब है। तो अदरवाइज मेल के ऊपर दायित्व बहुत कम थे। तो अब चूंकि फीमेल को ये दायित्व निभाने हैं और उसको अपने सिस्टम को अच्छा रखना है, बिकॉज इन दी एंड व्हाट इज लाइफ, you ought to have a beautiful, healthy, harmonious existence in this world. तो अगर हमारे को इसको रखना है तो औरत को पीछे हटना पड़ेगा। पीछे हटने के लिए उसको हर वो पैरामीटर्स क्रॉस नहीं करने जो एक लड़के ने, वो क्रॉस करे, मैं उसको बोलती हूँ, लेकिन 30 पे करने की कोशिश ना करे, कर ले 40 पे। Okay. 30 पे क्यों चलना है जिस पेज पे लड़का चल रहा है? बिकॉज तुमको 30 से 40 के बीच में एक डिफरेंट तरीके की चीज़ें करनी है, और अगर तुमने यहाँ पे उनको छोड़ दिया तो इसके बाद की जो दुनिया तुमको मिलेगी इज गोइंग टू बी हॉरिबल, बिकॉज अब तुमने अपना बच्चा लूज कर दिया, तुमने अपना परिवार लूज कर दिया, तुमने सिर्फ क्या कमाया, पैसा कमाया, दैट इज ऑल, और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कमाई, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं कमाया। So if a woman, like again I go to the spokes of the wheel, if you want to be the center, you have to balance everything, और balancing में कहीं ना कहीं आपको पीछे हटना पड़ेगा। And regarding financial independence, I would say yes in capital letters, financial independence should be there, because throughout generation a woman has been pressed, और आज भी मेरे पास ऐसी friends हैं who have men who own multi-million dollar businesses, लेकिन वो मुझसे सिर्फ एक ही चीज बोलती हैं, नीता अपना काम कभी मत छोड़ना। Agreed. उसका रीजन ये है कि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना पैसा है कमाया हुआ, हमको जो भी दिया जाता है उसके ऊपर एहसान के साथ दिया जाता है, एंड दैट किल्स अस फ्रॉम इनसाइड। Agreed. So that independence is very important. Now regarding substance abuse, smoking, capital letters no. Any woman comes to me, or for all practical purposes, why woman? Why woman? Everyone. It has to be. Everyone. It has to be a no. Alcohol, social drinking, no problem. If you want to get a little liberated, बहुत सारी conditioning होती है जो आप नहीं उसमें से निकल पाते हो. You want to keep yourself structured and caught up. And if there, और हमारे मतलब I was surprised. I was looking at a documentary one day. हमारे जितनी भी पुरानी ट्राइब्स हैं या ट्राइबल हैं, उनमें ना सब्सटेंस अब्यूज दिया जाता था जिस समय रिचुअल्स किए जाते थे पूजा के। बिकॉज आपको उस समय वो एक ट्रांस की फेज में ले जाते हैं जब आप लिबरेटेड हो। तो इवन इन मेक्सिको एंड अब हमारे शिव जी के समय क्या बोलते हैं, भाई भांग ले लो, धतूरा ले लो। देयर इज अ मिड स्टेट बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस, मतलब लाइक यू नो लाइक एक ह्यूमन बॉडी, एक सुपर कॉन्शियसनेस, उसके बीच की जो एक स्टेट है जिसको एक नॉर्मल आदमी अगर क्रॉस करना चाहता है और उस कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुंचना चाहता है या सुपर कॉन्शियसनेस है, तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता है जब तक उसकी फिजिकल ब्रेन इज वर्किंग। उसको नंब करने के लिए दीज थिंग्स वे यूज्ड। नाउ दे आर मिसयूज्ड। नाउ दे आर बीइंग मिसयूज्ड बिकॉज अब उसको साइन ऑफ एफ्लुएंस, साइन ऑफ लिबरेशन मान रहे हैं। तो आपको भी अगर लिबरेट होने के लिए लेना पड़ा और अगर आपको कामिंग करने के लिए करना पड़ा, तो इट इज यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन सेल्फ। आपको लोगों के सामने अजीब तरीके का नाचने के लिए या अजीब तरीके से बिहेव करने के लिए नहीं है। यू डू इट फॉर योर ओन सेल्फ ना। सो दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू से। एंड रिगार्डिंग विमेन, आई ऑलवेज से वन थिंग दैट जिस तरीके की क्लोथिंग चल रही है, जिस तरीके का रिबेलियन इन सब चीज़ों, हम क्या कर रहे हैं? वी आर एपिंग द वेस्ट। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, बट वी आर एपिंग द वेस्ट इन अ वेरी वेरी रॉन्ग मैनर। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल लोगों को देती हूँ, लड़कियों को देती हूँ कि जितनी भी रॉयल फैमिली की वुमेन एंड वेस्ट और जो बहुत कल्चर्ड फैमिली से आते हैं, वो लोग अगर एक ड्रेस भी पहनते हैं तो उस ड्रेस की एक लेंथ होती है, एक डेप्थ ऑफ द नेकलाइन होती है, एक स्लीव्स का भी एक पर्टिकुलर साइज ऑफ स्लीवलेस होता है, एंड उसके बाद दे लुक द मोस्ट ब्यूटिफुल। सो देयर इज अ वेरी स्मॉल थ्रेड बिटवीन beautiful or sensuous and vulgarity.
तो हमको वो चीज़ों को भी गाइड करना है कि आप खूबसूरत दिख सकते हो, लेकिन एक्सपोज करके अगर आप सोच रहे हो कि आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, तो आप वल्गर दिख रहे हो, आप ऑब्नॉक्शियस दिख रहे हो। सो दीज थिंग्स शुड बी इनकलकेटेड इन द गर्ल्स फ्रॉम द डे वन कि भाई कहाँ तक आपको जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अपब्रिंगिंग। ऑब्वियसली आई थिंक वो एक फीमेल को समझ आ जाता होगा मैम व्हेन शी इज ड्रेसिंग अप। नो, ऑब्जेक्टिव वो मैंने बोला ना, रिबेलियन। रेबेलियन, हाँ आप हमें कैसे रोक सकते हो? आप कौन होते हो हमें रोकने वाले? ये जो एक रिबेलियन है, दिस ऑल्सो हैज अ चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑफ सम पॉइंट विद देम। इट कुड बी दे वर क्रश्ड बाय द फादर कि ये कपड़े मत पहनना, ऐसे मत करना। तो जब मुझे इंडिपेंडेंस मिली तो मैं अपने फादर को दिखा रही हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। वो बहुत सबकॉन्शियसली बिहेवियर हो रहा है बहुत। या इट इज चाइल्डहुड, इट्स हाउ यू हैव बीन रेयर्ड फ्रॉम योर चाइल्डहुड। अनदर ट्रेंड जो आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चे नहीं करने हैं। रादर एक और ट्रेंड है कि शादी भी नहीं करनी है, बट जो लोग शादी कर ले रहे हैं उसमें एक और ट्रेंड है कि हमें बच्चे नहीं करने हैं। एक टर्म यूज होती है, डबल इनकम नो किड्स। ये ट्रेंडिंग है। ओके, आई एम नॉट अवेयर। हाँ, दैट मैंने भी अभी देखा है नेट पे कि दोनों इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पार्टनर है, हमें शादी करनी है, साथ रहना, अच्छा ट्रिप करेंगे, बाकी चीजें करेंगे, बट बच्चे नहीं करेंगे। Again, being a doctor, from that perspective, from the perspective of the society, ये सही है, गलत है, किस नज़रिए से इसको देखना चाहिए? सो फ्रॉम लाइक अगर हम कपल की बात करें तो आप जिस परसेंटेज ऑफ कपल की बात कर रहे हैं, इट इज ओनली अ वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। राइट, ट्रू। ठीक है, इंडिया में अभी जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है या इन बी टियर सिटीज है या जहाँ पे करियर इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और जहाँ पे अभी भी फैमिली सपोर्ट सिस्टम्स हैं, वहाँ पे इस तरीके का कंसेप्ट नहीं है। ट्रू। ठीक है, कंसेप्ट किस में है? लाइक यू सेड, डबल इनकम नो किड्स। नाउ आई विल जस्ट elaborate on your point, though I was not aware of it. Now what is actually happening, that there is a very big thing called wants and desires. अब these wants and desires are of different types. ये आपके करियर के हो सकते हैं, आपके क्या कहते हैं फिनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको पेरेंट्स से अलग जाना है, तब तक हम बच्चा नहीं करेंगे। तो ये इनके ना वांट्स एंड डिजायर्स डिफरेंट होते हैं। किसी को कोई बाहर रह रहा है, आउटसाइड इंडिया रह रहा है, हम जब अभी तो नहीं कर पाएंगे, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सो लाइक दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये उस छोटे परसेंटेज में है जो ये करना चाह रहे हैं, बट ये जो भी कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये ऐसा, हमने बोला ना, वी आर एपिंग द वेस्ट। वेस्ट में क्या हुआ, इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान एंड ऐसी यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे तो पता है शादी क्यों नहीं हो रही है? वहाँ बहुत अजीब सा एक ट्रेंड हो रहा है। वहाँ शादी इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ गेटिंग मैरिड एंड देन लेटर ऑन टेकिंग द डिवोर्स इज सो हाई कि वो कहते हैं कि भाई बिना शादी के वो बहुत अच्छे से रहते हैं एज अ कपल, दे ब्रिंग चिल्ड्रन, बट वो लीगली उसको रजिस्टर नहीं करते हैं कि जिस दिन अगर हमको वॉकआउट होना होगा तो हम वॉकआउट हो जाएंगे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। सो दिस इज द रीजन व्हाई द वेस्ट में पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड, और ये हमको पता नहीं है, ये हमें नहीं मालूम था। और हमने क्या किया कि चूंकि हम इस करियर की दौड़ में इतना आगे बढ़ने लग गए, तो हमने कहा बच्चे कर लेंगे तो वो हमको करियर में आगे नहीं जाने देंगे। अब उससे क्या कर रहे हैं कि अभी हमारी कंट्री में तो अगर ऐसा हो भी जाए विद फ्यू परसेंट, तो वी विल नॉट लूज एनीथिंग बिकॉज आवर पॉपुलेशंस आर एक्सपैंडिंग एंड ग्रोइंग। बट इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मतलब दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, हमारे सब्जेक्ट में ये दिया गया हुआ था, 84-85 के आसपास की बात बता रही हूँ मैं आपको, कि उसी समय जर्मन पॉपुलेशन वॉज अ रिग्रेसिव पॉपुलेशन। वहां पे द बर्थ रेट हैड गॉन डाउन कंपेयर टू द डेथ रेट। 80s में ओनली, 80s में, मतलब मिड 80s की मैं आपको बात बता रही हूँ, हमने अपने PSM की बुक में पढ़ा था। सो दे सेड कि नाउ द नंबर ऑफ नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी हाईली। So that same thing is happening in Japan. Why Germany से आपको इंडियंस को फ्री ऑफ कॉस्ट में बुला रहे हैं पढ़ने के लिए और काम करने के लिए? उनके पास है ही नहीं प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, रिग्रेसिव पॉपुलेशन है वो, वहाँ पे एल्डरली बहुत है।
जापान में भी यही हाल हो रहा है। हमारी पॉपुलेशन अभी बिकॉज जो बाकी के 80% ने बैलेंस करके रखी है इसलिए एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो अराउंड द वर्ल्ड वी आर द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल हु आर ऑफ द एज ऑफ 28 to 30। तो इसलिए अभी हमको ये इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये चीज़ आगे बढ़ी तो टू द सोसाइटी ये इम्पैक्ट होगा इन another 10 to 15 years if it will start going into the B tier cities and villages and all में जाने लग गई, तब हमको होएगा, which culturally I think is not possible for the society. So the society won't be losing by not having babies. Yes, what the couple will be losing. Like I told you कि जब ये rift between a relationship होती है and valleys बनती हैं, तो ये बच्चा ही bridge है। अब ये bridge है ही नहीं। So you move out your ways, you move separate, so the divorce rates are going high. So in a way a child was a binding force जो इन दो elements को एक साथ रख रहा था। तो if we want the proper functioning to happen between a partner, a child is the most important thing, and that too not one child. इसमें मैं हमेशा लोगों को बोल, yes there is a thing in this, जो one child होता है वो one child को माँ बाप उसके देने के पहले सब कुछ दे देते हैं, उसने no कभी सुना ही नहीं है। Now what happens? Once this child goes out into this world, वहाँ पे तो हर जगह no है। तो a single child becomes a misfit in the society which is full of people who are only there to say a no to you. तो अगर वो चाइल्ड प्रॉपर्ली ग्रूम्ड नहीं है, प्रॉपर्ली उसके लाइफ लेसन्स नहीं हुए हैं, इस तरीके के बच्चे को सस्टेन करना फ्रॉम द सोसाइटल प्रेशर्स बहुत हेवी हो जाता है। तो दिस इज वन रीजन, एंड द सेकेंड रीजन व्हाई आई टेल टू हैव टू चिल्ड्रन इज कि आपको जब भी तकलीफ होती है तो आप अपने भाई या बहन के पास जाते हैं, एक समय के बाद माँ बाप के पास नहीं जाते हैं, उनको नहीं बताएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। Where will this child go? So once the parents are giving children birth देते हैं तो वो डिसीजन तो ले लेते हैं कि हमें दूसरा नहीं करना है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। Our country is getting benefited out of it if people are having one child, but technically the child and the family may have a problem in the long run. I'm moving on to another trend, very sensitive one, and before I ask this question मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम कोई सही गलत पे नहीं जा रहे हैं, बट एक ट्रेंड है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, और वो ट्रेंड है प्री मैरिज सेक्स, राइट? एंड वी कैन सी दैट द गर्ल्स आर, both of them are sexually active even in early teenagers. We see the cases of teenage pregnancies. दो सवाल हैं मैम यहाँ पे। एक, जब मैंने काउंसलिंग में बात करता हूँ तो गर्ल्स आर थिंकिंग दैट वे कि इफ़ वी डू दिस तो रिलेशनशिप जो है मेरी वो सस्टेन करेगी, और दूसरा एक है कि सब कर रहे हैं, वो कैजुअल होती जा रही हैं चीज़ें। हमारे और आपके टाइम में बड़ा सैंक्टिटी थी चीज़ों की। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारा सही था या इनका गलत है, बट इसका क्या इम्पैक्ट एक बच्चे पे साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड फिजिकली हो सकता है? So now, like I told you, let's go back to surrender. Okay. So a woman has this habit of surrendering. True. When an early sex is happening from a female's perspective, एक फीमेल बॉडी जब सेक्स कर रही है, उसकी बॉडी बनी ही नहीं है फॉर द एक्ट ऑफ सेक्स, मैच्योर ही नहीं है, टीनेज में उसका प्राइवेट पार्ट्स ही नहीं डेवलप्ड है। ओके। उसका जो like you know the vagina, the private parts, they are not there to accommodate a male organ. ठीक है। अब क्या होता है, तो अगर आप ये सोचते हो कि उसको कोई सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है, from a female's perspective there is no sexual pleasure. And I agree to this. When I have seen this in the counseling, when we have asked this question, so the only pleasure they get is in the foreplay if the man is doing it. Okay. But 90% of the time I don't think so that is happening. True. Because it is in the fervor of the moment that a sex is happening. Because the male is excited. And the boy in an adolescent phase is as good as a man of a 70-year-old. For him, there is no change. No change.
But for a female to accommodate a male organ, there has to be the right capacity, the right growth that this should happen. तो जब आप बोल रहे हो कि एक फीमेल अर्ली सेक्स में जा रही है, तो वो सिर्फ सरेंडर में जा रही है, क्योंकि वो सरेंडर करके सोचती है कि ये आदमी मुझे प्यार कर रहा है और मैं इसको सरेंडर करती हूँ. उसको और कुछ नहीं मिल रहा, उसको सिर्फ पेन मिल रहा है. True. And both physical and psychological both, because उसकी conditioning तो दूसरी चीज की हो रखी है. कंडीशनिंग से ज्यादा क्या है, फिजिकली नहीं तैयार है ना, सिर्फ सरेंडर कर रही है टू दैट रिलेशनशिप, थिंकिंग दैट इफ आई विल डू दिस एक्ट, दिस पर्टिकुलर पार्टनर इज गोइंग टू कीप लविंग मी एंड विल नॉट लुक एट एनी अदर गर्ल. बट वैसा हो नहीं रहा है. अब वो हो नहीं रहा है, तो वो रिटेलिएशन में हर तरीके से उसको बेग करती है उसको. इट्स लाइक यू नो, आपने पूछा था क्या बायोलॉजिकली है, मैंने बोला ना हाँ है. वो द फर्स्ट लव फॉर अ गर्ल इज द अल्टीमेट लव. वो उसको पाने के लिए कुछ भी करती रहेगी. आई हैड अभी रिसेंटली एनकाउंटर्ड अ केस where this girl is hardly 20-year-old and she's already had 3 abortions. Okay, and she's very blatantly talking about it. उस लड़के के ऊपर टीनेज का केस चल रहा है बिकॉज वो लड़की के साथ उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स होके वो टीनेज के केस में फंस चुका है पॉस्को एक्ट में, और वो लड़का इससे इसलिए चिढ़ता है कि तुम्हारे कारण मैं पॉस्को एक्ट में फंसा पड़ा हूँ और मेरे को जेल हो रही है. लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़की डांट खाती रहती है, उसकी फैमिली उसको अब्यूज़ कर रही है, सब कर रही है, बट इन दैट होप दैट ये मेरे पास वापस लौट आएगा. वो हर बार उसके पास जाती है, सरेंडर होती है, अपना पैसा खर्च करती है, उसके बाद वापस लौट के आती है, फिर जाती है. तो दिस इज़ द वे हाउ अ फीमेल ब्रेन वर्क्स. और जब ये सरेंडरिंग ख़त्म हो जाती है और जब ये ट्रॉमा ख़त्म होता जाता है, तो अब ये जो डैमेज इन दिस मेमोरी स्टैक आया है, ये मेमोरी स्टैक इसके फ्यूचर रिलेशनशिप को भी जोपर्डाइज करता है, क्योंकि अब उसके ट्रस्ट इश्यूज फ्रॉम अ मेल जाने लग जाते हैं. जितने एक्सपीरियंसेस वो इस तरीके के सेक्सुअली कर लेगी, बिकॉज यू नो व्हाट इज अ सेक्सुअल एक्सपीरियंस, इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज. True. So every time when there is an energy exchange and there is a hurtful feeling after that exchange, तो वो धीरे धीरे उसके मेमोरी स्टैक में जाता चला जाएगा और ये मेमोरी स्टैक उसके फ्यूचर रिलेशनशिप को डैमेज करता रहेगा. तो वो हमेशा उस मेमोरी स्टैक से, क्योंकि कैसे आप किसी के साथ अपनी मेमोरीज को भूल सकते हो. आपको वो हर मेमोरी याद है जो आपने उस लड़के के साथ करी थी एट द एज ऑफ 16. एट 45 भी आपको अपना 16 याद है, because आपका memory stack is alive. A male will forget it. हाँ, हमें नहीं याद रहता उतना. Men will go out, men will have sex with multiple people. They will not remember कौन कैसा दिखता था, कौन कैसा क्या है. But अगर आप फीमेल से पूछोगी तो वो verbatim आपको point बताएगी. तो it is always said, there was a question put to Sadhguru कि is sexual act very good? तो उन्होंने before marriage, this was the act, and I had heard this podcast. And I was amazed what he said कि this energy exchange between a couple जब होती है तो आपकी aura जान लेती है कि this is a positive energy which is going to help you out. Now if the sexual energy is being with multiple partners, आपकी ही बॉडी और एनर्जी भूल जाती है कि कौन सी आपके लिए पॉजिटिव है और कौन सी आपके लिए नेगेटिव है, एंड इट क्रिएट्स अ हैवॉक इनटू योर एनर्जी ऑरा सिस्टम्स कि व्हाट इज दिस हैपनिंग ऑफ इंटरमिंगलिंग ऑफ एनर्जी. So preferably avoid this multiple partners, because your every energy that is coming in contact with you is not a positive energy. True. So there are more spiritual angles to it if you want to understand, beyond the physical angles. And regarding early sexual, what is happening is these girls are getting infected. Because they don't know anything. Either there is a trauma, they don't know, and later on they causes infertility issues. तो अभी तो digging up हो ही नहीं रही है ना. अगर आप dig up करो तो, and this is a very surprising thing which I tell everybody कि 20 साल पहले मैं किसी को नहीं पूछती थी as a gynecologist कि भैया तुम sexually active हो कि नहीं, because it was a taboo topic. 10-15 years back, I just put this topic to one of the girls and she was very blatantly accepted it. तो I said, अच्छा इतना blatantly accept कर रहे हैं. अब हमारे history में पूछा जाता है किसी भी लड़की से, are you sexually active? And 80% or more say they are active at any age you talk to them. True. So मैम,
हम करीब 1 घंटे से बात कर रहे हैं, रादर मोर देन दैट। जो आप बात बता रहे हैं, एंड आई टेक दैट वर्ड ऑफ अ सरेंडर, हमको पता ही नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। बट जैसे ही आपने वो चीज़ एक्सप्लेन करी, वी कैन रिलेट। अच्छा, ये वाला बिहेवियर 4 साल पहले मेरी वाइफ ने किया था, ये इसके कारण से आ रहा है, आई कैन रिलेट इट वेरी वेल। और इससे एक और चीज़ जो मुझे समझ में आई जब हमारी शादी हुई, इट्स अ लव मैरिज, हमको कभी भी बचपन से नहीं बताया गया अबाउट फीमेल्स कि भाई ऐसा सोचो, इन चीज़ों का ध्यान रखो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताई गई कि रिस्पेक्ट करनी है, दैट्स वेयर हमारे फैमिली में वो चीज़ थी। बाकी सब हमने अज्यूम किया या थोड़ा बहुत पढ़ा, दोस्तों से सुना, टू बी वेरी फ्रैंक, या थोड़ा बहुत जो रोमांस के बारे में बॉलीवुड मूवीज में देखा, सेक्स के बारे में पॉर्न में देखा, राइट। वो हमारे रेफरेंस पॉइंट बने अननोइंगली हमारे रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट थिंग जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या एक मेल अज्यूम ना करे फीमेल के बारे में? अभी मैं आप ही की बात आपको देती हूँ। आपने बोला कि हमको रोमांस मिला मूवी से और सेक्स मिला पोर्नोग्राफी से। राइट। अब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, ये दोनों चीज़ें अनरियलिस्टिक हैं। ट्रू। तो जो भी लेसन्स आपने लिए या आपने जो भी आपकी लर्निंग हुई वाज वेरी रॉन्ग फ्रॉम डे वन। ट्रू, एब्सोल्युटली एग्री। एंड नाउ अब उस लर्निंग को, दैट रोमांटिसाइजेशन, तो मैं कई बार बच्चों को ये बात बोलती हूँ कि बेटा मुझे ये बताओ कि रियल लाइफ में कौन ऐसे पेड़ों के आसपास गाना गा रहा है, कौन ऐसे फूल लगा के ऐसे कर रहा है, या हस्बैंड वाइफ ऐसे कर रहे हैं। लव इज मच मोर बियॉन्ड व्हाट इज फैंटेसाइज्ड, व्हाट इज शोन। The intimacy, the pornography that is shown in sex. तो अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग pornography देख के act of sex को वैसा ही volatile समझते हैं और वैसा ही लेकिन वो करते हैं, but in real life it is not like that. So आप जब जिंदगी की और आपने बोला बचपन से किसी ने सिखाया नहीं। True. तो जो भी मेल ने लेसन लिया वो लेसन ले, और यहीं पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि क्या होता है, लड़की को लेसन दिए जाते हैं, लड़की को ना बचपन में, और ये भी लेसन दिए जाते हैं कि अगर लाइक यू नो कोई तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें कैसे बिहेव करना है, मतलब फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, द टाइनीएस्ट थिंग्स ऑफ हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हाउ यू हैव टू बिहेव इन द सोसाइटी, वो मेल को नहीं बताए जाते। तो मेल का जो भी परसेप्शन है, और लाइक यू सेड फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स के जो आपको इन्फॉर्मेशन आती है वो 80% फ्रेंड्स की इन्फॉर्मेशन फॉल्स होती है। वो अपने आप को एक कैसनोवा बताना चाहते हैं, वो अपने आप को एक डोमिनेंट कैरेक्टर बताना चाहते हैं, तो वो आपको जो इनपुट देते हैं कि आप ऐसा ही बिहेवियर करना, दिस इज द राइट बिहेवियर। इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव, obviously. So the 3 sources which came to you were all wrong sources. तो अब क्या होता है कि हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारी वाइफ ने सरेंडर किया शुरू में या वो सॉफ्ट हुई, मतलब उसको लैक ऑफ स्ट्रेंथ है। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, अरे तू ऐसे नहीं कर पाएगी, तू ऐसे नहीं कर पाएगी, तेरे से नहीं होगा, ये सूटकेस मैं उठा लेता हूँ, मैं तुमसे नहीं बनेगा। दिस इज द वे पीपल गो अहेड इन द इनिशियल डेज, और बाद में फिर वो सूटकेस उठाना बंद कर देते हैं 10 साल बाद और लड़ाई होती है, क्योंकि नाउ द रिफ्ट इज समथिंग कि हमने तो वो समझा ही नहीं था कि व्हाट वाज दैट सरेंडर। वुमन कैन डू एवरीथिंग, लाइक आई सेड ना, इट्स अ फेमिनिन एनर्जी। So why are we thinking कि उसकी softness was lack of strength? It was not. Number 2, what from assumption from a female perspective जो आपको भी सिखाया जाता है, आपने बोला कि respect सिखाई जाती है लड़की को करने की, लेकिन आपने एक point miss कर दिया। आपको ये भी सिखाया जाता है कि बीवी की ज़्यादा मत सुन लेना, बहुत dominate ना करने देना उसको। Have you heard this word? We have heard this. Most of the boys will hear this word. Yes. किसी ना किसी फॉर्म में कभी ना कभी किसी फॉर्म में आपने सुना है, या नहीं सुना तो ये भी सुना है कि उसकी वाइफ बहुत डोमिनेटिंग है। एग्जैक्टली। तो दिस डोमिनेंस वर्ड कम्स,
तो व्हेन द वर्ड डोमिनेंस कम्स देन व्हाट हैपेंस, अब डोमिनेटिंग में मैंने आपको क्या बोला कि वुमन अपनी विल से सबमिशन करने को तैयार है और सरेंडर करने को तैयार है, नदी समुद्र में मिलने को तैयार है, वो उसकी इनहेरेंट ट्रेट है। लेकिन नदी सबसर्विएंट होने को तैयार नहीं है, वो किसी का बंधन लेके बंधुआ बनने को तैयार नहीं है। और मेल्स ने यही सबसे बड़ी गलती की, वो सरेंडर को आई थिंक हमने पावर से पाने की कोशिश करी। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक वी हैव Because the डन। only strength that a man has above the woman is the physical strength. That a man can pin down a woman, but a woman cannot pin down a man. Unless or until she's a weightlifter or like you said, आजकल के ज़माने की लड़की है या उसने वो मार्शल आर्ट सीखा हुआ है कि she can pin down a man. That physical strength को उसने सोचा कि ये उसका डोमिनेंस है, बट उसने ये नहीं समझा कि वो सब सर्विएंट होने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने आपको डैम का एग्जाम्पल और नदी का दिया था, और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब पानी और नदी अपनी तूफानी पे आती है तो आपने बड़े बड़े सैलाब देखे कि केदारनाथ के पास कैसे उसने डिस्ट्रक्शन कॉज किया, और भागीरथी और अलकनंदा और सब के सब, मतलब दे जस्ट वेंट हैवॉक। और उसका अगर आपने समझा होगा तो ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाए गए हैं और डैम साइट्स बनी हैं, वहाँ से दे टेक हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जीज। तो वो जो नदियाँ हैं उनको रोकते हैं, और रोकने के बाद जब उसको डाउनफॉल देते हैं तो डैम बना के तो दे जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक करंट्स। आप रोक तो दे रहे हो, बट वो जो ये अर्थक्वेक्स आते हैं, जो नेपाल में भूकंप आया, ये सब इसी के कारण है, बिकॉज यू आर स्टॉपिंग द रिवर। यू आर थिंकिंग कि आप उसको सबसर्विएंट बना दोगे, आप उसको डोमिनेट कर लोगे, आप डोमिनेट नहीं कर पाओगे नदी को, आप फेमिनिन एनर्जी को नहीं कर पाओगे, उसको बहने दो, वो उसका ट्रेट है। अगर वो बहती रहेगी, लाइक आई सेड, अगर वो एक रिलेशनशिप फ्लूइड स्टेट में है तो वो चलता रहेगा, लेकिन अगर आपने स्टीम और राइस बनाया तो उसका भुगतान एक मेल भुगतेगा। So these are certain things. And ma'am, last question of this podcast, and a very important one. It is for both male and female. Spirituality आपके लाइफ में बहुत important role play करती है, जैसा आपने पहले भी बताया. So how scientific it is? Because I want to heard it from a doctor. Because ये माना जाता है कि जो spiritual practices हैं, जो spiritual practitioner हैं, वो एक rift बनी रहती है कि वो उतनी scientific नहीं है, उनके biological एस्पेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिशनर भी हैं, एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड हाउ इट कैन हेल्प अ मेल एंड अ फीमेल इन देयर रिलेशनशिप पार्ट मेनली, और द नर्चरिंग देयर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज? इस पे मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि इन द एंड वी आर ओनली एनर्जीज। ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल कॉन्टेस्ट, what is it? It is energy. Right. Everything around you is energy. True. There is nothing beyond that. Now one is a positive energy, one is a negative energy. ठीक है, when it is talking of spirituality, spirituality ने उसको सिर्फ साइंस की टर्मिनोलॉजी से निकाल के उसको डिफरेंट फॉर्म में शो किया है। साइंस उसको एक एनर्जी के फॉर्म में देखता है, स्पिरिचुअलिटी उसको कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इस फॉर्म में, ऑरा इस फॉर्म में देखती है। बात तो हम एनर्जी की ही कर रहे हैं। एंड द सेकेंड फैक्ट इज एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. This is a fact of the science. So any energy is going to just keep transforming itself into its different forms. अब इसको अगर आप positively लेके चलोगे तो there is a construction which is going to happen. But अगर आप इसको destructive, अगर positive और negative potentials अच्छे से मिलेंगे तो जो outcome होगा उसी के बाद तो आप अपना मशीन चला पाओगे, अपनी बैटरी चला पाओगे, कुछ भी कर पाओगे. It has a positive terminal and a negative terminal. तो साइंस हमेशा से मानता है कि उसको ये एनर्जी चाहिए है, स्पिरिचुअलिटी हमेशा से मानता रहा है कि एनर्जी चाहिए, इसीलिए शिव और शक्ति का स्वरूप बोला गया है. प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो नॉलेज है इट गॉट लॉस्ट इन बिटवीन. तो हमको लगा कि जो वेस्ट बोल रहा है, जो मेडिसिन का एस्पेक्ट वेस्ट दे रहा है, वही सही एस्पेक्ट है.
और हम बिकॉज हमारे पास ये एक गैप आ गया था जहाँ पे दिस नॉलेज वाज टेकन अवे फ्रॉम अस, जो हमारी संस्कृति में है, जो और हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली राइट। योर वेदांत आर नथिंग बट, वो आपको, ये मैंने पढ़े नहीं है लेकिन जितना भी मैं उनके बारे में जानती हूँ और समझने की कोशिश करी है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि एक आदमी जिसके पास फिजिकल बॉडी मिली है, बिकॉज इट्स अ रेयर थिंग, देवता भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक उनको फिजिकल बॉडी नहीं है, उनको भी फिजिकल बॉडी में आना पड़ता है, अवतार का रूप लेना पड़ता है टू परफॉर्म इन दिस वर्ल्ड। तो जब तक, तो जो हमारे को ये फिजिकल बॉडी मिली हुई है, इस फिजिकल बॉडी को बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो? तो दैट इज स्पिरिचुअलिटी। अब अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि जब हम हेल्थ और मेडिसिन की बात करते हैं तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि अगर आपका शरीर निराकाय है, मतलब लाइक आई थिंक निरोग है, सॉरी नॉट निराकाय, निरोग है, अगर आपका शरीर निरोग है तो आप कुछ भी इस दुनिया में अटेन कर सकते हैं। ठीक है, देन यू कैन गो टू अ सुपर कॉन्शियसनेस, यू कैन गो टू मोक्ष, यू कैन। अब अगर आपके पैर में दर्द हो ही रहा है तो आप समाधि में कैसे बैठोगे? अगर एक चीज आपको कॉन्स्टेंटली तंग कर रही है और आपकी काया में रोग है तो वो कभी भी आपको नहीं कर सकती है। तो अगर हमको अपने को निरोग रखना है तो हमको ये तो देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इस एनर्जी को टैप करें जिससे हमारी काया निरोग हो। और आपको बड़ी सरप्राइजिंगली ये बता रही हूँ मैं आपकी कि आपके हर सेल में, you are a science student, there is an electromagnetic force or an electromagnetic potential, and this potential happens between the positive and the negative. इनके बीच की जगह पे that potential is there. Every cell has that electromagnetic potential आपकी बॉडी में। तो अगर हम इन सेल्स और इन एनर्जीज को मैनेज कर लेते हैं by doing the right spiritual practices, and we are able to calm them down and get the right positive and negatives working at the cellular level, तो हमारा मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की कोई बड़े एट अ बिगर स्केल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारी तो हर सेल में प्रॉब्लम हो रही है इस समय, बिकॉज हमारी क्या, कि स्ट्रेस के कारण आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, पेट काम नहीं कर रहा, आपका बीपी बढ़ रहा है, आपको अस्थमा हो रहा है, आपको स्किन इलनेसेस हो रही है बिकॉज ऑफ अब्यूज ऑफ सो मेनी थिंग्स। So your epigenetics or the surrounding is creating so much of problem that आप हेल्दी नहीं हो। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको हेल्दी बनाती हैं अगर आप राइट, आपको कामिंग लाती हैं, आपको स्टेबिलिटी लाती हैं, आपके सेलुलर फंक्शंस को नॉर्मलाइज करती हैं, सो दैट आपकी पॉजिटिव जो फाइनल मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वो अपने ऑप्टिमम में हो। मैम, हमने बहुत सारे एस्पेक्ट पे बात करी कि मील्स को क्या करना चाहिए, और हमने ये भी बात करी कि हमको नहीं बताया गया। एंड आई थिंक दिस ट्रेनिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड, राइट नाउ व्हाट। अब वो चाइल्डहुड ट्रेनिंग आई थिंक एक फीमेल ही कर सकती है। सो मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों को बचपन से किन बातों को सिखाएं ताकि जब वो बड़े हों, उस एज में जाएं, तो उन चीज़ों को वो अवेयर रहें कि हाँ ये मुझे ऐसे करना है। आई थिंक दिस ट्रेनिंग अ फीमेल कैन ओनली गिव। हम, जैसा आपने बोला था कि फीमेल्स को तो हम दे रहे हैं ट्रेनिंग बट मेल्स को नहीं दे रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आप स्पेसिफिकली बता पाएं कि यार ये चीज़ें बच्चों को बचपन से सिखाई जाए। हाँ, तो नितिन इसमें क्या है कि 100% आई एग्री दैट लड़कों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ट्रू, ठीक है, आपको ऐसा ना लगे ऑडियंस को कि दिस इज अ फेमिनिन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे मैं फेमिनिस्ट वे में बात कर रही हूँ या मैं मेरा टॉपिक इस समय ये था कि मैं कैसे फीमेल पर्सपेक्टिव बताऊं, आपको क्लैरिफाई करूं व्हाई अ मेल इज गेटिंग लॉस्ट। उसको ये लगता है मेरी बीवी को समझ में ही नहीं आ रहा, बट मेरा आपको ये कहना था कि आप समझ नहीं पा रहे थे। तो द एंटायर कंसेप्ट मैं जो पॉडकास्ट में करना चाह रही थी वो ये था। बट अब हम ये चीज़ को कैसे ब्रेक कर सकते हैं और कैसे ये हेल्प क्रिएट कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल तरीका है। उसमें क्या समझना है कि आप एक छोटे से लड़के को देखो जो वो बड़ा हो रहा है, उसका रोल मॉडल कौन है? मेजरली फादर और द मेल मेंबर इन द सोसाइटी।
तो it could be an elder brother, Elder, it could be an uncle, it could चाचा, be anybody, हाँ, हाँ, or it could be some celebrity, but it's a male only. मेल और ट्रू, एग्जैक्टली. ठीक है ना. तो अब उसने जितने भी वो ट्रेट्स देखे उस मेल में, कॉपी कर लिया, वो उसको लेता है, बिकॉज वो उसका रोल मॉडल तो वो है. तो जैसे आपने बोला कि मेरे लिए कोई मेल ही रोल मॉडल, उसने कभी अपनी माँ को रोल मॉडल क्यों नहीं माना? कभी बताया नहीं गया उसको. किसी को कौन बताता है? ऐसा इट इज कभी बात नहीं हुई. हाँ, तो अब कैसे हो सकता है ये? हमेशा क्या होता है कि लड़कियों को, लड़कियां तो अपने फादर को भी रोल मॉडल मानती हैं, अपने ब्रदर को भी मानती हैं, उनके लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं है. हाँ, उनको हाँ, जिसमें से भी अच्छा लगता है उसको पिकअप कर लेती हैं. बट अ मेल नेवर टेक्स अ फीमेल एज अ रोल मॉडल. तो यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर एक लड़के को उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी बड़ी बहन या कोई भी ऐसी कज़न लड़की बैठ के अगर उसको सिखाएगी, क्योंकि लड़कियों को लाइफ लेसन्स दिए जाते हैं, लड़कियों को ये सिखाया जाता है, उसकी दादी, उसकी मम्मी, उसकी मासी, उसकी चाची सब बैठ के उसको बहुत लाइफ लेसन्स देती हैं, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, लाइफ में ये करना. लड़के को कोई देता नहीं है, और लड़का सिर्फ अपने लेवल पे किसी को भी रोल मॉडल बना के उसके जैसा बनना चाहता है. अब यहाँ पे अगर एक सोसाइटी में चेंज आ जाए जहाँ पे लड़के को कोई सिखाने वाली एक औरत आ जाए, तो वो औरत का पर्सपेक्टिव सीख लेगा. एंड ये रोल सबसे बड़ा माँ का आता है, दादी का आता है, जिसको वो सुनेगा, या बड़ी बहन को भी वो बिल्कुल माँ तुल्य मानता है. तो अगर ऐसे ही लाइफ लेसन्स की एक लड़की को क्या चाहिए, तुम्हारी वाइफ को क्या चाहिए होगा, उसको घुमाने फिराने लेके जाओगे कि नहीं, उसको उसके बारे में पूछ लेना, उसको जो कपड़ा पसंद है वो दिला देना. लड़की की खुशियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, उसको बड़ी खुशियाँ नहीं चाहिए होती. बट आदमी सोचता है कि मैंने उसको अगर घर खरीद के दे दिया तो बस मैंने उसके लिए उसका काम कर दिया. लेकिन अगर आपने उसको करवा चौथ के दिन एक सुंदर सा एक टोकन या एक प्यार का एक जेस्चर दे दिया कि तू मेरे कारण ये व्रत कर रही है, वो आदमी नहीं समझता है कि वो उतना इम्पोर्टेंट है. छोटी खुशियां आपने बोली, मुझे कुछ और एग्जांपल्स बताइए स्पेसिफिक कि यार ये छोटी खुशियां हमको नहीं समझ आता, टू बी वेरी फ्रैंक. या छोटी खुशियां क्या होती हैं, शुड हैपन इन एन एवरीडे लाइफ. ओके, दे डोंट हैव टू फॉलो एनी ओकेजन्स. तो मेरे पास एक लेडी हैं और उनके हस्बैंड हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, वेरी कल्चर्ड जेंटलमैन. एंड वाइफ बोलती हैं ऐसा नहीं है, वो गुस्सा भी करते हैं, लेकिन उन्होंने उनका एक बहुत ब्यूटीफुल जेस्चर मुझे बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि 40 साल हो गए उनकी शादी को, वो एवरी डे जब उनका टिफ़िन पैक करके उनको देती हैं, और वो जब टिफ़िन का डब्बा खोलते हैं एंड जब वो खाने बैठते हैं, खाना खाने के बाद वो उनको कॉल करके थैंक यू बोलते हैं और खाने को अप्रिशिएट करते हैं. एंड कहती है दिस हैज़ गॉन फॉर द लास्ट 40 years एवरी सिंगल डे. What कितना more अंडररेटेड रखा है हमने इस yes, communication what को. more does a woman want? तो अब ऐसी स्थिति में जब इन दोनों के बीच में रिफ्ट होएगा, तो वो लेडी को वो सब भूल जाएगी, क्योंकि ये तो हर दिन उसको ये आपने वो appreciation मिल मेमोरी रहा है. स्टैक वाली जो बात करी है, वो Yes. नाउ दिस इज हाउ दीज आर क्रिएटेड. And secondly, appreciating a woman for the smallest thing. आपने आज उसने आपके बच्चे का बैग पैक करके दिया अपने ऑफिस के टाइम के बाद करके, that also needs appreciation. She's cooked a meal for your friend, that also needs an appreciation. She has kept, जिसको कहते हैं ना, हमारे स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि gratitude. The journaling has to happen every single day. If you are grateful to your partner for every single small act, and it applies to both of them, it applies to a male also and a female also, but female because एक बहुत sensitivity के साथ उसको grasp करती है, male उसको बहुत casually ले लेगा, वो इतना ज़्यादा mind नहीं करता है. But both couples need appreciation. We have to keep appreciating each other so that the essence of this relationship goes well. एंड इसी से आगे बढ़ते हैं. हम लोग ने एक और चीज़ सुनी है बचपन से, मूड स्विंग्स हो रहे हैं. वी मेल कैजुअली, अरे यार आज का मूड ठीक नहीं है. व्हाट इज द बायोलॉजिकल रीजन ऑफ दीज मूड स्विंग्स, और जब हो रहे हैं तो हम क्या करें? हाँ, तो मेल जो है
मेल को हमेशा सूर्य से रिलेट किया गया है, सूरज से, हमारी माइथोलॉजी में भी। और सूरज का ना कभी आकार बढ़ता है ना कम होता है, वो सिर्फ वो अपनी इंटेंसिटी में गर्म ज्यादा होता है, लेकिन वो भी वो भी इसलिए होता है क्योंकि उसका मूवमेंट नियरर टू द अर्थ हो रहा है और अवे फ्रॉम द अर्थ हो रहा है, उसकी हीट इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता, वी फील दैट इंटेंसिटी। बट व्हाट अबाउट अ मून? फीमेल इज रिलेटेड विद द मून। देवी के जो भक्ति करते हैं वो लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं, बिकॉज चंद्रमा इज अ फेमिनिन एनर्जी, and feminine energies are cyclical, they follow a circadian rhythm, they follow a rhythm, घटेंगे बढ़ेंगे घटेंगे बढ़ेंगे। अब दूसरा इसमें क्या चेंज आता है, जब मून होता है तो मून किसको इफेक्ट करता है? आपने देखा है जब जब पूरा तेज मून होता है तो क्या होता है? ज्वार भाटा, आपने सुना है? वेव्स क्यों? वो पानी को इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज उसका जो ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो वाटर को उठा लेता है। अब फीमेल के अंदर हॉर्मोन्स बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं जैसे मून का रिदम चल रहा है, और 28 डे की साइकिल होती है फीमेल की भी, पीरियड्स की, राइट। एंड हमारे मून की भी साइकिल 28 डेज की होती है, 14 दिन 14 दिन, ठीक है। इस साइकिल में हमारे हॉर्मोन्स बढ़ते हैं और घटते हैं, और जब एक पर्टिकुलर हार्मोन बढ़ने लगता है प्रोजेस्टेरॉन, तो वो बॉडी में वाटर को खींचता है, एंड वाटर रिटेंशन होना चालू होता है। और ये वाटर रिटेंशन पूरी बॉडी में होता है, ब्रेन में होता है, ब्रेस्ट में होता है, पूरी बॉडी में होता है। तो फीमेल स्टार्ट्स गेटिंग ब्लोटेड, एंड उसका अगर ब्रेन में होने लगता है तो शी स्टार्ट्स गेटिंग इरिटेबल, एंड इसीलिए हम पीएमएस बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं कि पीएमएसिंग हो रहा है। लड़कियां भी बोलती हैं हमको पीएमएसिंग हो रहा है। पीएमएस क्या है? बेसिकली आपके शरीर में अब उसी हार्मोन के कारण पानी इतना ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया और चढ़ गया कि जब आपके वो दिमाग में इकट्ठा हो रहा है तो वो आपको इरिटेबिलिटी कॉज कर रहा है, और अब आपको छोटी सी छोटी बात में आप हर्ट हो जा रहे हो, आप छोटी सी छोटी बात में रोने लग जाओगे, इरेटिक हो जाओगे, बिकॉज योर हॉर्मोन्स आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। So it is natural when a woman has mood swings. Number 2, उसके mood swings इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी बॉडी में एक टर्बुलेंस हो रहा है। मिनार्की से लेके मेनोपॉज के बीच में जब मिनार्की चालू होती है तो देयर इज अ टर्बुलेंस ऑफ हार्मोन्स, मेनोपॉज होता है तो टर्बुलेंस ऑफ हार्मोन्स होता है, और उसके बीच में उसको प्रेगनेंसीज हैं। तो हर समय वो टर्बुलेंसेस को जब सह करती है तो एक डिफरेंट लेवल ऑफ हार्मोन्स आते हैं। मिनार्की में हार्मोन्स बढ़ते हैं, मेनोपॉज में हार्मोन्स घटते हैं, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के समय दूसरे लेवल ऑफ हार्मोन्स आ जाते हैं, लाइक प्रोलैक्टिन्स एंड ऑल। ये सारा खिलवाड़ उसके शरीर में चलता रहता है, जिसके कारण वो नॉर्मल नहीं रहती है। बड़े कैजुअली बात कर लेते हैं मूड स्विंग्स। एग्जैक्टली, और उसको जोक का भी टॉपिक बना देते हैं। आई डोंट लाइक व्हेन वुमेन जोक्स आर क्रैक्ड, बिकॉज उसके पीछे देयर इज अ बायोलॉजी, देयर इज समथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डीप रीजंस हैं उसके पीछे। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, एंड मुझे नहीं लगता कि इसको बंद करना चाहिए, बट वी विल डू अनदर पॉडकास्ट। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि एक रेफरेंस पॉइंट हो मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए, सो दैट कि वो एक दूसरे को बेटर समझ पाएँ, बेटर टूल्स का इस्तेमाल कर पाएँ to have a healthy relationship for them as well as for the society. I think this is going to help a lot many people. Thank you so much for your time, ma'am. Thank you. Thank you.